हेलो एवरीवन, मैं हरदीप कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी मेंडल की कंट्रीब्यूशन और उनके क्रॉसेस के बारे में बात कर चुके हैं। तो इस वाले पार्ट में हम एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एवोल्यूशन जो है ये साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन जो है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज। चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने 22 इयर्स की एज में उन्होंने एक वॉयज पे गए, वो एक शिप के साथ गए और वहाँ पे वो साउथ अमेरिकन कुछ आइलैंड्स हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ स्पीशीज को स्टडी किया और उसके बाद कुछ सालों के बाद वो वापस आ गए इंग्लैंड में। ही वॉज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट और वहीं पे रह के, इंग्लैंड में रह के उन्होंने अपनी जो बाकी की स्टडीज़ हैं वो वहाँ पे रह के उन्होंने कंप्लीट की और उनकी काफ़ी सारी बुक्स उन्होंने लिखी, जिसमें से ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है वो एक बहुत ही फेमस बुक है जिसमें उन्होंने एवोल्यूशन के बारे में बताया है। तो चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ ऐसी वेरिएशंस आती हैं जिनकी वजह से नई जो फॉर्म्स हैं वो डेवलप होती हैं किसी भी पॉपुलेशन में। सो वेरिएशन हम ऑलरेडी हमारे जो प्रीवियस पार्ट है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएशन के क्या रीजन होते हैं। वेरिएशन एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, वेरिएशन दो रीजन से हो सकती है। वन इज बिकॉज ऑफ द एरर्स इन डीएनए कॉपिंग, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जब डीएनए कॉपी होता है तो उस समय पे कोई एक चेंज, कोई एक जीन जो चेंज हो रहा है, कोई कॉपिंग के समय कुछ भी मिस्टेक हो गई तो वो जीन चेंज हो जाता है। जब जीन चेंज होगा तो उससे बनने वाला प्रोटीन चेंज हो जाता है जिससे वो कैरेक्टरिस्टिक बदल जाता है। सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ द एरर्स इन द डीएनए कॉपिंग और the variations also occur at the time of sexual reproduction। और sexual reproduction में जो variation के chances हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं because at every generation दो different organisms जो हैं उनके genes जो हैं they are going to produce next offspring। तो अगली generation तक जो previous generation है उससे next generation वो vary करती है, उसमें कुछ ना कुछ differences होते हैं। तो sexually reproducing organisms जो हैं इनमें variations ज़्यादा होती हैं। अब यही जो वेरिएशंस हैं इन्हीं की वजह से जब ओवर द इयर्स, जब बहुत सारी जनरेशंस में ये वेरिएशंस इकट्ठी होती जाती हैं तो वो जो फॉर एग्जांपल दिस इज पेरेंटल जनरेशन और ये कोई एक बैक्टीरिया है और इसमें अगली जनरेशन आई F1, F2, इस तरह से द ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूसिंग। अब हर जो जनरेशन है, जब डीएनए कॉपी हो रहा है तो कोई ना कोई वेरिएशन ऐड ऑन हो रही है एंड दिस कंटिन्यूज फॉर हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस। फॉर एग्जांपल हम F100, हम 100th जनरेशन पे जाके बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसी नया जीन आ गया है कि दिस बैक्टीरिया इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस पेरेंटल बैक्टीरिया और फिर वो वेरिएशन, जो वेरिएशन यहाँ पे आई है ये अपने आगे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें भी वो वेरिएशन आगे इनहेरिट होगी। हेरिडिटरी में हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस होती है कैरेक्टर्स की। सो इनहेरिटेंस होगी उस कैरेक्टरिस्टिक की और वही आगे 101 एंड इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। लेट अस से जो 500th जनरेशन है वहां तक जाते जाते ये वेरिएशन इतनी इकट्ठी हो जाती हैं, एक एक दो दो करके जो वेरिएशन हो रही है, दैट दिस बैक्टीरिया might look like a completely different organism from this। वो ऐसा लगेगा कि ये कोई और ही बैक्टीरिया है, ये इतनी ज्यादा वेरिएशन इसमें आ गई है कि ये कोई और ही बैक्टीरिया है, ये वो पेरेंटल बैक्टीरिया नहीं है वहां से जहां से उसकी पॉपुलेशन शुरू हुई थी। सेम इज द केस विद ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर हम अपनी पिछली जो जनरेशन है उनको ट्रेस बैक करें तो आज जो ह्यूमंस हैं और आज से 100 जनरेशन पहले या 200 जनरेशन पहले जिस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे तो हमारे में काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आएंगे। या जो हम एप्स की बात करते हैं जहाँ से ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं तो उनमें और हमारे फिजिकल फीचर्स में या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ऐसा लगता ही नहीं है दैट वी आर द सेम स्पीशीज। तो ये जो वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस जब इकट्ठी होती जाती हैं ये बिल्कुल एक नई फॉर्म तैयार कर देते हैं और ये जो
न्यू फॉर्मेशन है, जो नई फॉर्म बन गई है बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस इन द डीएनए, इसी को हम कहते हैं एवोल्यूशन। इवॉल्व होना, एक नई चीज बन जाना फ्रॉम अ प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से एक बिल्कुल ही नए तरह का ऑर्गेनिज्म बन गया है। सो हाउ डू वी डिफाइन एवोल्यूशन? एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल जेनेटिक change, a gradual genetic change which leads to formation of new forms। छोटे छोटे जो जेनेटिक चेंजेस हैं जिनकी वजह से नई लाइफ फॉर्म्स बन जाती हैं, उसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि एक फॉरेस्ट है और वहां पे बीटल की पॉपुलेशन है। अब ये जो बीटल पॉपुलेशन है, दे आर ऑल रेड बीटल्स। हमारे पास एक पॉपुलेशन है जहां पे सारे के सारे रेड बीटल्स हैं। सो दे आर ऑल रेड बीटल्स। और ये जब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारे के सारे बीटल्स, जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे, सो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इनमें से कोई एक बीटल जो है, इट चेंजेस, कोई एक बीटल जो है वो ग्रीन कलर का हो गया और बाकी सारे के सारे जो है वो रेड है। ये रेड बीटल्स आ गए और कोई एक बीटल इनमें से ग्रीन कलर का है। तो ये क्या है? ये एक वेरिएशन है, ठीक है जी। अब जो क्रोज हैं वो ग्रीन पत्तों पे रेड बीटल्स को बड़ी आसानी से देख सकते हैं और वो उनको खाते हैं। जो क्रोज है वो रेड बीटल्स को खाते हैं। बट ग्रीन पत्तों पे अब ये जो हरे रंग का बीटल है, इसको एक एडवांटेज मिल गया, इसको एक फायदा मिल गया कि जो क्रोज है वो हरे पत्तों पे इस हरे बीटल को नहीं देख सकते, तो वो रेड वाले बीटल्स को खा जाएंगे और ये हरा वाला जो बीटल है ये सरवाइव कर गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, और नंबर ऑफ दिस बीटल इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। अब जब सेकेंड पॉपुलेशन, सेकेंड जनरेशन आएगी, तो यहाँ पे जो ग्रीन बीटल्स का नंबर है वो बढ़ जाएगा और रेड बीटल जो है दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। और धीरे धीरे जो रेड बीटल हैं वो कम होते चले जाएंगे क्योंकि क्रोज जो हैं दे आर फीडिंग ऑन दीज बीटल्स। सो एक फाइनल ऐसी स्टेज आएगी जहां पे सारे के सारे जो बीटल्स हैं वो ग्रीन रह जाएंगे और रेड बीटल्स की पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कलर चेंज की वजह से जो ग्रीन बीटल है उसे एक सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया। वो अपने कलर की वजह से अपने एनवायरनमेंट में इतनी अच्छी तरह से मर्ज हो गया कि उसको क्रोज खाने का नहीं पा रहे थे। सो इसी को जो डार्विन है उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन कहा कि नेचर में कोई ऐसी वेरिएशन है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को बाकी पॉपुलेशन से कुछ फायदा हो जाता है और वो नेचुरली उस पॉपुलेशन में सिलेक्ट हो गया और बाकी जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी, बट वो जो जिस ऑर्गेनिज्म को उस चीज का एडवांटेज मिला है वो आगे सर्वाइव कर जाते हैं। ये एक केस है। सेकंड, इसी पॉपुलेशन में हम एक और केस देख सकते हैं दैट देयर इज अ बीटल, रेड बीटल्स में ही कोई एक ऐसा बीटल है जो कि ब्लैक कलर का है। अब ये जो ब्लैक कलर का बीटल है इसको सर्वाइवल एडवांटेज कुछ ज्यादा नहीं है क्योंकि ब्लैक जो ग्रीन लीव्स है उसमें ब्लैक कलर का बीटल भी उतना ही अच्छी तरह से नजर आता है। तो क्रोस जो है वो इक्वली रेड बीटल को भी खा सकते हैं और ब्लैक को भी खा सकते हैं। अब ये जो पॉपुलेशन है इसमें ब्लैक बीटल का जो नंबर है वो बढ़ गया। तो यहाँ पे हमारे पास
ब्लैक बीटल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया है। अब क्या होता है, धीरे धीरे द नंबर ऑफ, ये जो पर्टिकुलर वेरिएशन है इसका नंबर बढ़ रहा है। नाउ सडनली वहां पे कोई एक एलिफेंट्स का झुंड आ जाता है और वहां पे ये जो पॉपुलेशन है ब्लैक बीटल्स की और रेड बीटल्स की ये रहती है कॉलोनी। अब वो जो एलिफेंट फुट है वो उस जो जहां पे जिन श्रब्स में ये रहते हैं वहां पे वो एलिफेंट ने फुट रख दिया, तो क्या होगा, इससे ये वाली जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो बीटल्स हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे और वो बाय चांस ही दे वर ऑल रेड बीटल्स, और रेड बीटल्स एक एक्सीडेंट की वजह से खत्म हो गए और जो ब्लैक बीटल्स हैं वो सरवाइव कर गए। नाउ दे आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द पॉपुलेशन। सो रेड बीटल से जो पॉपुलेशन शुरू हुई थी वो ब्लैक बीटल्स पे पहुंच गई, बट ये एक एक्सीडेंटल सर्वाइवल है, या कह सकते हैं एक्सीडेंटल एवोल्यूशन है। यहाँ पे कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था ऑर्गेनिजम्स को। नाउ नेक्स्ट इज वन मोर एग्जांपल, जहां पे जो ये बीटल्स जहां रह रहे हैं वहां पे श्रब्स में कोई बीमारी आ गई है, वो पत्ते जो हैं कम होने लग गए हैं, जिसकी वजह से रेड बीटल को खाने को नहीं मिल रहा और उनका साइज जो है वो छोटा हो गया। सो दे आर नॉट गेटिंग इनफ टू ईट, और उनका जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है और यही जो वेरिएशन है ये कंटिन्यू होगी। अब ये भी एक वेरिएशन है, बट ये वेरिएशन सिर्फ उनके फिजिकल फीचर्स में है, इससे उनके जो डीएनए है या जो जीन्स है वो कोई चेंज नहीं हुए हैं। सो दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू मे बी फॉर अ फ्यू जनरेशंस, कुछ जनरेशंस तक ये इसी तरह से बीटल्स जो उनका साइज छोटा रहेगा, और जैसे ही वो बीमारी खत्म होगी, जैसे ही उनको खाना मिलना शुरू हो जाएगा, जो साइज है बीटल्स का वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये भी एक तरह की वेरिएशन है, बट ये वेरिएशन जो है ये ओवर द जनरेशंस कैरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, और यहाँ पे उसका डीएनए या जीन में कोई चेंज नहीं आया है, जबकि ये जो दोनों वेरिएशंस हैं ये उनके डीएनए में चेंज आया है। तो इसीलिए सिर्फ जीन्स को ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट, जीन्स वाले जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो इन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, और ये होते हैं हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स, जो हम आगे फर्दर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये तो था एक एग्जाम्पल फॉर एवोल्यूशन, इस तरह से जो पॉपुलेशंस हैं वो चेंज होती हैं ना। यही जो आइडिया है ये डार्विन ने प्रपोज किया था। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है जिराफ्स का। तो उस समय भी बहुत ही पॉपुलर आइडिया था कि जिराफ जो है पहले छोटी गर्दन के होते थे, बट धीरे धीरे उनको खाने की कमी हो गई तो उन्होंने अपनी गर्दन लंबी कर दी खाना खाने के लिए। बट क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने कैरेक्टर्स को चेंज कर लें? जो हमने अभी साइज में देखा बीटल के, तो जब वो एनवायरनमेंट नॉर्मल होता है तो वो जो वेरिएशन है वो खत्म हो जाएगी। इट वॉज एक्चुअली जो जिराफ है उनकी पॉपुलेशन में ही कुछ ऐसे जिराफ थे जिनकी नेक थोड़ी लंबी थी, और बाकी जो नॉर्मल पॉपुलेशन थी वो छोटी गर्दन वाले थे। अब ओवर द जनरेशंस क्या हुआ, नंबर ऑफ जो जिराफ्स हैं जिनकी लंबी गर्दन थी उनका नंबर धीरे धीरे बढ़ने लग गया इन द पॉपुलेशन, जो लॉन्गर नेक वाले हैं। और जब वहां पे खाने की कमी हो गई, जो नीचे वाले जितने भी श्रब्स हैं या ट्रीज हैं उनमें लीव्स कम पड़ने लग गए, तो जो लॉन्गर नेक वाले जो जिराफ्स थे उन्हें एक सर्वाइवल एडवांटेज मिला कि उनके लिए खाना जो है वो सफिशिएंट था। सो ओवर द इयर्स, ओवर द जनरेशन, वो जो जिराफ्स हैं जो लॉन्गर नेक वाले हैं, दे वर एबल टू सर्वाइव बेटर, वो ज्यादा बेहतर तरीके से सर्वाइव कर गए एज कंपेयर टू शॉर्टर नेक जिराफ, और धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होते होते खत्म हो गई, और आज जो जिराफ्स हम देख रहे हैं ये लॉन्गर नेक वाले हैं। तो इस तरह से जो एक वेरिएशन है वो एक पूरी पॉपुलेशन के लिए एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यही था जो डार्विन ने अपनी थियोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज में कहा। सो अब ये जो फैक्टर्स जो हमने अभी एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात की है, सो देयर आर टू काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो वेरिएशन आती हैं। एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स और एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड मींस
जो हमें हमारी प्रीवियस जनरेशन से मिल रहे हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स जो हम अपने एनवायरनमेंट में जब एक्सपोज होते हैं तो उस समय पे हम कौन से ट्रेट्स डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन जो जिम जा रहा है तो उसके जो फिजिकल बिल्ड है वो उसका एक्वायर्ड ट्रेट है बाय रेगुलर एक्सरसाइज, और ये जो ट्रेट है वो नेक्स्ट अपनी जो जनरेशन है, अपनी जो प्रोजेनी है या ऑफस्प्रिंग्स है उनमें वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता अनलेस दे ऑल्सो दे कैन नॉट हैव दैट बॉडी ऑफ देयर फादर। वो जो फिजिकल फीचर है वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो सकता, वो एक एक्वायर्ड ट्रेट है। सिमिलरली अगर कोई पर्सन है वो कुछ रीडिंग करते हैं, कोई बुक्स उन्होंने रीड की है, तो नॉलेज दे हैव जो उन्होंने अपने सराउंडिंग से एक्वायर की है नॉलेज, उस नॉलेज को वो आगे इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, तो दैट डज नॉट ब्रिंग अ चेंज इन देयर डीएनए। जो भी ट्रेट हमारा डीएनए चेंज नहीं करता है उसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, सो दे आर नॉट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन and they do not bring a change in the DNA into next generation. First, they don't change the DNA or gene structure. जबकि जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं ये बेसिकली वो जेनेटिक वेरिएशन है, डीएनए वेरिएशन है, ये वो एक कैरेक्टरिस्टिक है जो एक बार डेवलप हो गया, जैसे आई कलर है, ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया, या ब्लड ग्रुप है तो वो जीन में चेंज आ गया है और इसे ऑर्गेनिज्म अपनी नेक्स्ट जनरेशंस में ट्रांसमिट कर सकता है, कैन बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशंस, कैन बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशंस एंड दिस ब्रिंग्स अ चेंज इन द डीएनए। तो ये डीएनए में चेंज है, इसीलिए ये आगे से आगे ओवर द जनरेशंस ये इनहेरिट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो ट्रेट्स हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं या एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, इनकी वजह से डिफरेंट फॉर्म्स डेवलप होती हैं, और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स डेवलप होती हैं इन्हें नाम दिया गया स्पीशीज। अब जैसे हमने अभी बीटल का एग्जाम्पल लिया है, तो रेड बीटल, ग्रीन बीटल, ब्लैक बीटल, ये सारे उसी पॉपुलेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सो जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं सिमिलर पॉपुलेशन के, उन्हें हम कहते हैं स्पीशीज। सो रेड बीटल इज वन स्पीशीज, ग्रीन बीटल कुड बी अनदर स्पीशीज, जो ब्लैक बीटल है इट कुड बी अनदर स्पीशीज। नाउ व्हाट इज अ स्पीशीज? अब हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्या हम सिर्फ एक स्पीशीज को उसके फिजिकल कलर से या उसके फिजिकल फीचर से ही पहचानते हैं? अब ह्यूमन पॉपुलेशन जो है हमारे में, वी आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी बिलोंग टू वन स्पीशीज, बट वी लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इंडियंस, देन एशियंस जो हैं, देन यूरोपियंस, अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, इवन इंडिया में भी जो डिफरेंट स्टेट के लोग हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं। हम उन्हें पहचान सकते हैं कि कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से और उनके जो इनहेरिटेड जीन्स हैं उनके हिसाब से उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, बट स्टिल वी बिलोंग टू वन स्पीशीज। सो स्पीशीज को कैसे डिफाइन किया जाता है? स्पीशीज इज एनी ग्रुप ऑफ people or any group of organisms of one form which are able to interbreed. A group of organisms जो जब तक वो आपस में interbreed कर सकते हैं, which are capable of interbreeding, that means of reproducing. तो जब तक किसी भी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तब तक वो एक स्पीशीज माना जाता है। सो स्पीशीज के लिए दिस शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक दैट दे शुड बी एबल टू। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज जो है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पीसिएशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। और इसके रीजंस क्या क्या हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। रीजंस क्या है स्पीसिएशन के? रीजंस हैं, वन इज एनी जेनेटिक ड्रिफ्ट या जेनेटिक म्यूटेशन हम कहते हैं। अगर कोई भी ऐसा कोई जीन चेंज हो गया है
जिसकी वजह से वो जो पॉपुलेशन है आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रही है, तो उसे हम कहेंगे कि वो एक डिफरेंट स्पीशीज बन गया है। और कई बार ये जो डिफरेंट स्पीशीज बनते हैं दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ वन जीन चेंज, बहुत सारे जेनेटिक म्यूटेशंस, एक जीन चेंज हुआ तो उसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। अब जैसे हमने पहले देखा कि कलर चेंज हुआ है बीटल्स में, धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि जो ब्लैक बीटल्स हैं वो किसी और एरिया में चले गए, उनमें कोई और ऐसा चेंज आ गया है, या उनका साइज इंक्रीज हो गया, जो रेड बीटल्स हैं उनका साइज छोटा रह गया, जिसकी वजह से जो दो पॉपुलेशंस हैं वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे चेंजेस जिसकी वजह से बहुत सारी वेरिएशंस जब इकट्ठी होती जाती हैं, जब 4, 5 वेरिएशंस, 6 वेरिएशन हो गई और ऐसा हो गया कि वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं, then we say that a new species is formed. So genetic drift, it's not because of just one gene change. ये बहुत सारे जो जीन चेंजेस हैं उनकी एक्यूमुलेशन, वो इकट्ठे जब हो जाते हैं, बहुत सारी वेरिएशन जब इकट्ठी होती है, then it leads to formation of new species. सेकेंड है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। कई बार क्या होता है, एक पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो दूसरी अपनी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उससे अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ हिली एरिया और यहाँ पे एक पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स है और यहाँ पे एक पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स है। तो नॉर्मली ये अपने आपस में यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो लेट अस से कि ग्रीन इंसेक्ट्स हैं और यहाँ पे भी जो एक पॉपुलेशन है ये डिफरेंट अपनी वैरायटी के, ये अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स हैं। अब इन्हीं में से कोई एक ऐसा इंसेक्ट जो है वो इस पहाड़ से इस तरफ से व्हेन दे आर फ्लाइंग ये दूसरी तरफ चला गया, अपनी पॉपुलेशन से ये अलग हो गया है। अब ये जो, क्योंकि यहाँ पर भी सिमिलर तरह की ये पॉपुलेशन है बट उसका जो जीन चेंज है हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत कोई वेरिएशन हो, बट स्टिल दे आर वन स्पीशीज, कि कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट ये अभी भी इनके साथ इंटरब्रीड कर सकता है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब ये इस पॉपुलेशन के साथ इंटरब्रीड करेगा देयर कुड बी सम चेंज, कि वो एक बिल्कुल ही नई तरह का जो बीटल्स है वो प्रोड्यूस करे, कोई वेरिएशन आई और उसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया या उसमें कोई ऐसा चेंज आया। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी यही वेरिएशन इकट्ठी होती जाएगी। अब धीरे धीरे ये जो पॉपुलेशन है बहुत सारी जनरेशंस तक वो यहीं पे ग्रो कर रहा है, इसी पॉपुलेशन में रह रहा है और इनका जो सारी के सारी जो पॉपुलेशन है वो ब्लैक बीटल्स की हो गई है और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ग्रीन बीटल्स की है। अब कई सालों के बाद, कई जनरेशंस के बाद ये वाले जो बीटल्स हैं ये इनके साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, हालांकि ये सेम ही पॉपुलेशन थी जो कि पहाड़ से सेपरेटेड थी। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वाली पॉपुलेशन इस वाली पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग हो गई है, इनका अलग स्पीशीज बन गया, इनका अलग स्पीशीज बन गया, अब ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज। तो ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से, इसी तरह से कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है वो माइग्रेशन करके अपनी पॉपुलेशन से कहीं दूर चला गया है, वहां पे उसका एनवायरनमेंट कुछ और है, वो वहां पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ जो उसकी टाइप के हैं उनके साथ वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, उनके साथ जो जनरेशंस है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके फिजिकल फीचर्स, आगे जो जनरेशंस होंगी उनके फिजिकल फीचर्स जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उससे बिल्कुल अलग होंगे एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब ये जो प्रोसेस है स्पीसिएशन का ये बहुत स्लो प्रोसेस है क्योंकि वेरिएशंस भी बहुत धीरे धीरे आती हैं, तो इसे लाखों साल लग जाते हैं एक नया स्पीशीज जो है वो डेवलप होने में। नाउ नेक्स्ट इज देयर इज नेचुरल सिलेक्शन, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि सेम पॉपुलेशन में 2 या 3 वेरिएंट्स हैं। थर्ड जो रीजन है उसका स्पीसिएशन का, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, कि एक ही पॉपुलेशन में 2-3 वेरिएंट्स हैं, उन 2-3 वेरिएंट्स में से एक जो है उसको कुछ एडवांटेज मिल गया तो नेचुरली वो अपने जो एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइव कर गया, बाकी जो फॉर्म्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो गई, तो वो एक नेचुरल सिलेक्शन जो है वो भी नए स्पीशीज को प्रोड्यूस करता है।
अब इसमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स अपनी ही पॉपुलेशन में करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे जो प्लांट्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, अब वो चाहे ज्योग्राफिकली अलग भी हो जाए, वो एक प्लांट है उसका सीड कहीं और जाके गिरा, पर वो तो सेल्फ पॉलिनेट कर सकता है, तो उस पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सारे स्पीशीज पे हर एक फैक्टर इक्वली काम करे, बट ये डिफरेंट तरह के फैक्टर्स हैं, डिफरेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग तरह के असर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वी स्टडी दिस एवोल्यूशन, आपने क्लास 9th में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुप बनाते हैं, उनके ग्रुपिंग करते हैं, तो क्लासिफिकेशन है। अब जरा हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन में जो हमने बेसिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें क्या था। सबसे पहले हमने उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, और ये माना जाता है कि ये दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो कि इस अर्थ पे आए थे, एंड दे वर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। उसके बाद यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के बाद दूसरा ग्रुप कौन सा था, दूसरा ग्रुप था यूनिसेलुलर। धीरे धीरे ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिंपल सेल्स हैं, दे थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो गए, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आ गई और ये बन गए यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। दैट मींस प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोट डेवलप हुए और इन्हें हमने रखा इन द ग्रुप प्रोटिस्टा। ये है किंगडम प्रोटिस्टा, ये है किंगडम मोनेरा, सो किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसके बाद यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ही देयर वर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने 2 सेल मिलके या 4 सेल मिलके उन्होंने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स शुरू हो गई। तो वहां पे क्या हो गया, ये जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे चेंज्ड इनटू मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। अब ये जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ये आगे 3 तरह के हैं। एक वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल नहीं है, देयर इज नो सेल वॉल, तो इन्हें हमने रखा किंगडम एनिमेलिया में। वो सारे एनिमल्स, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कोई सेल वॉल नहीं है पर वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, वो आ गए हमारे किंगडम एनिमेलिया में। देन वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो वो 2 तरह के थे विद सेल वॉल, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स और उनमें सेल वॉल है। अब इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि सैप्रोफिटिक थे, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनको हमने रखा किंगडम फंजाई में। एंड देयर वर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्लोरोफिल डेवलप हो गया और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, तो उनको हमने कहा ऑटोट्रॉफिक, और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमने रखे किंगडम प्लांटे में, प्लांट्स। सो देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअली एवोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं कि कहां से जो लाइफ फॉर्म है कैसे चेंज हुई है, कैसे नए ग्रुप्स बने, और उन ग्रुप्स में आगे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। एनिमल्स में भी जब हम पढ़ते हैं तो हम सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। हम जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स हैं उनसे कौन से आगे ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, हम उस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। सो जब हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग एवोल्यूशन। तो ये जो दोनों ब्रांचेस हैं ये आपस में लिंक्ड हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अब ये जो हमें एवोल्यूशन के एविडेंसेस कहां से मिलते हैं, हमें कैसे पता कि पिछली लाइफ्स में, पिछले जो जनरेशंस हैं उनमें क्या हुआ है, एंड हाउ डू वी स्टडी दैट, हाउ डू वी नो दैट डायनासोर्स एग्जिस्टेड, जो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जो ऑर्गेनिजम्स, हमें कैसे पता है। तो कुछ एविडेंसेस होंगे हमारे पास। तो ये जो एविडेंसेस हैं, दीज एविडेंसेस आर प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। एक तो हम जो प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स जिन्हें हम कहते हैं, हम उन्हें स्टडी करते हैं। और हम जब ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो 2 तरह के ऑर्गन्स हम देखते हैं।
कि ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड, हम एक्चुअली ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कौन से ऑर्गेनिजम्स किससे रिलेटेड हैं। अब जैसे फिश, पानी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं पाइसेस, जैसे आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। बट वेल्स जो हैं वो भी पानी में रहती हैं और वो दिखती भी फिश जैसी हैं, बट फिर भी हम उन्हें मैमल्स ग्रुप में रखते हैं, मैमेलिया ग्रुप में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वहां कैरेक्टरिस्टिक देखा कि उनमें मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हुए हैं जो बाकी फिश में प्रेजेंट नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से उनको हमने अलग एक ग्रुप में रखा है, मैमल्स के ग्रुप में रखा है। तो इस तरह जब हम कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बेसिक है और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पे जो हैबिटेट है, इट इज नॉट द बेसिक कैरेक्टर, बट वो अपने यंग वंस को कैसे फीड करते हैं या उनमें किस तरह के फिजिकल फीचर्स, कैसे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, वो उसका ज्यादा बेसिक फीचर है। तो उसके हिसाब से हम एनिमल्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस करते हैं। तो ये जो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन है, इनके बारे में अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।